हाँ, तो राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगी साइंस क्लासेस में। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था कक्षा 10 के जो चैप्टर पहला है वास्तु संख्या उसका। तो आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं के पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने इसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। अपन इसका सोल्यूशन है ऐसे शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। अपन 12, 15 और 21 के पहले क्या करेंगे? 12, 15 और 21 के अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 12, 15 और 21 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जब इनके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 के क्या क्या आएंगे गुणनखंड? 12 में 2 का भाग गया 6 बार, 6 में 2 का भाग गया 3 बार, 3 में 3 का भाग गया 1 बार। इसी प्रकार 15 के अपन जब गुणनखंड करेंगे तो 3 का भाग देगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। और 21 के अपन करते हैं तो 3 का भाग गया 7 बार और 7 का भाग गया 1 बार। अब अपन 12 के बराबर लिख लेंगे, 2 की पावर कितनी है? 2, 1 और 2, और 3 की पावर कितनी है? 1 है। 15 के बराबर लिख लेंगे 3 × 5, और अदर देन 21 के बराबर लिख लेंगे अपन 3 × 7। अब अपन पहले क्या करते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? एचसीएफ के लिए कॉमन देखते हैं जो तीनों में आए। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, अपन ने लिया 3। उसके बाद में 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। कॉमन उभयनिष्ठ आना चाहिए। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में आए, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन आए। तो इसमें 3 इसमें था, इसमें था, इसमें था, तो अपन ने 3 ले लिया। अब लेनी उसके बाद में घात देनी छोटी छोटी, न्यूनतम घात लेनी है। तो 3 की छोटी छोटी घात क्या है? 1 है। तो 3 की छोटी छोटी घात 1 है तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। फिर हमें ज्ञात करना है इसका एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है, लेस सेप पे ज्ञात करना है, लेस सेप पे भी ज्ञात करना है। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ के लिए जो दिखे उन सबको लेना है। जो आपको दिखाई दे रहा है उन सबको ले लो। 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, उनको आपको एक एक बार लेना है। 2, 3 और 5 को एक एक बार लेना है। तो 2, 3 और 5 और बच गया कौन? 7। इसमें 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। सबको लेना है, दिखे उन सबको ले लो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, एक एक बार लेना है। अपन एक एक बार ले लिया। उसके बाद घात लेनी है बड़ी से बड़ी। तो 2 की घात बड़ी से बड़ी क्या है? 2। फिर 3 की बड़ी से बड़ी 1 है, 5 की भी 1 है, 7 की भी 1 है। अब इनको अपन गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 2 4, 4 3 12, 5 2 60, 4 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 60 और 7 42, 420। इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है। अब अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो अब पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन दे रखा है। 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसका अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड, इनके अपने करते हैं अभाज्य गुणनखंड। हमें पता है, देखने से पता चलता है कि 17, 23 और 29 तीनों कौन सी संख्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या गुणनखंड में वह संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। 17 में 17 का भाग 1 बार गया और 1 का भाग गया 1 बार। 23 में 23 का भाग जाता है कितनी बार? 1 बार, और 1 का भाग गया 1 बार। 29 में भाग लगाएंगे अपन, तो 29 में 29 का भाग कितनी बार गया? 1 बार गया, और 1 का 1 बार गया। तो अपन लिख देंगे यहाँ 17 के इक्वल में आ जाएगा 17 × 1, 23 के इक्वल में आ जाएगा 23 × 1, और 29 के इक्वल में आ जाएगा 29 × 1। अब अपन पहले याद करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो तीनों में आए, कॉमन देखना है हमें। 17 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 23 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 29 इसमें लेकिन इन तीनों में नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। ध्यान रहे, जो भी अभाज्य संख्या होती है उन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या थी, प्राइम नंबर थी, इसलिए इनका एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। अब एलसीएम के लिए दिखे उन सबको ले लो। 17 दिख रहा है, 23 दिख रहा है और 29 दिख रहा है, इनको ले लिया। घात लेनी बड़ी से बड़ी, घात बड़ी से बड़ी ही है। जब अपन तीनों को अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे 17, 23 और 29 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 8, 9 और 25 के अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 8,
9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड 8 के अपन यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। 2 का डिवाइड गया इसमें 4 टाइम, फिर 2 का गया 2 टाइम, और फिर 2 का गया 1 टाइम। इधर 9 के अपन फैक्टर करते हैं तो 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार, 3 का जाता है 1 बार। फिर 25 में 5 का भाग जाता है 5 बार, और फिर 5 का भाग जाता है 1 बार। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 8 के बराबर में आ जाएगी 2 की घात 3, 9 के बराबर में क्या आ जाएगा 3 की घात 2, और 25 के बराबर में क्या आ जाएगा 5 की घात 2। अब हमें ज्ञात करना है इनका HCF। HCF में क्या देखने हैं अपन, क्या देखते हैं भाई, HCF में देखते हैं कॉमन। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इन सब में एक एक तो है ही, ये तो पता है ना सबको। एक में सबका भाग जाता है क्योंकि प्रत्येक संख्या में एक का भाग तो जाता ही है। इनके फैक्टर एक और हो जाएंगे, इनके फैक्टर एक और हो जाएंगे। तो HCF कितना आ रहा है इसमें, केवल और केवल 1 आ रहा है। फिर अपन ज्ञात करते हैं इसमें एलसीएम। एलसीएम के लिए दिखे उन सबको ले लो। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, दिखे उन सबको ले लो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, इन सबको ले लिया। घात लेनी बड़ी से बड़ी। 2 की घात कितनी है बड़ी से बड़ी, 3 है। 3 की घात बड़ी से बड़ी क्या है, 2 है। और 5 की घात बड़ी से बड़ी क्या है, 2 है। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 3, 8 इंटू 9 इंटू 25। जब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 1800। कितना आता है, 1800। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF ऑफ 306 657 बराबर 9 दिया गया है, और LCM ऑफ 306 657 हमें ज्ञात करना है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अपन एक चीज जानते हैं, दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल वो क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम के होता है, HCF इंटू एलसीएम के। अब इनको शॉर्टकट में लिखें तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या कितनी है हमारे पास 306, इंटू दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 657। एलसीएम कितना है, एलसीएम ऑफ 306 इंटू ज्ञात करना है, एलसीएम ऑफ 306 657 हमें ज्ञात करना है, इंटू में HCF हमें दे रखा है कितना 9। HCF कितना दे रखा है हमें, 9 दे रखा है। अब इसको गुणा में तो उधर भेजेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 306 इंटू 657, डिवाइड में क्या आ जाएगा 9, और इधर बचेगा एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657। अब इसमें 9 के पहाड़े से कट रहा है, 9 के पहाड़े से 7 और ये 3 73 बार कट रहा है। जब अपन 306 और 73 को अपने गुणा करते हैं, एलसीएम ऑफ 306 657, तो हमारे पास आता है 22,338। ये आ गया हमारे पास एलसीएम ऑफ 306 657। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है। लेकिन अभी एक बात बता दूंगा आप लोगों को, किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए कंडीशन है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, मान लो 10 लिखा है, 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, 20 लिखा है, 20 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो 10 में भी 0 है और 20 में भी 0 है। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अंदर 2 और 5 के गुणनखंड होने आवश्यक है। 2 और 5 के यदि गुणनखंड होंगे तो वही संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अपन यहाँ पे चेक करते हैं, n क्या दे रखा है, इसमें n दे रखा है प्राकृत संख्या, n दे रखा है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, n दे रखी है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारी कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। अपन इसे मान लिख के देखते हैं। जब 6 की घात n है, या n का मान पहले 1 रख के देखते हैं, 6 की घात 1 बराबर कितना आया 6। n का मान 2 रख के देखते हैं, 6 की घात 2 बराबर कितना आया 36। 6 की घात 3 रख के देखते हैं, कितना आया 216। इस प्रकार ये चलते रहेंगे। बताओ कहीं 0 आया क्या, इनके इकाई अंक 0 आया क्या, इकाई अंक 0 नहीं आया। तो इकाई अंक 0 कब आएगा, तो इसके लिए अपन एक बात लिखेंगे, चूंकि किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए
समाप्त होने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 होने आवश्यक हैं। यहाँ 6 की घात n, इसको क्या लिख देंगे 2 गुणा 3 की घात n बराबर क्या आ जाएगा 2 की घात n इंटू 3 की घात n। यहाँ देखो 2 की घात n तो है लेकिन 5 की घात n नहीं है, इसलिए संख्या किसी भी संख्या की जीरो नहीं होगी। यहाँ 5 की घात n नहीं है, अतः 6 की घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये बात हमें लिखनी है, समाप्त नहीं होगी, ये आपको नोट डाउन करना है। तो आप भी समझ लो, किसी भी संख्या की जीरो समाप्त होने की कंडीशन है कि उनके अंदर 2 और 5 के गुणनखंड होने आवश्यक है। हमें दे रखा है n प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 6 की घात n अपन मान रख के देखते हैं, 6 की घात 1 रखा 6 आया, 2 रखा 36 आया, 3 रखा 216 आया, लेकिन यहाँ कहीं भी जीरो नहीं आएगा एक अंक। तो अपन ने क्या लिखा, किसी भी संख्या के जीरो समाप्त होने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होने आवश्यक हैं। यहाँ 6 की घात n 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, 2 की घात n इंटू 3 की घात n। यहाँ 5 की घात n नहीं है, अतः 6 की घात n की किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये क्वेश्चन था कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5।